हेलो। तो आज की ये वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं आप सभी के। तो एग्ज़ाम आने वाले जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जिन्हें कोई डाउट होगा या फिर उन्हें ये चाहिए कि एग्ज़ाम में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं सोशियोलॉजी के वो पता हो जाए, तो आप सबके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि यूनिट वाइज आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उतना ही बताया है शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं है बट शॉर्ट में है, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में खुद से भी चीज़ें बना करके लिख लें। तो जैसे कि यूनिट फर्स्ट में से क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज के निर्माण, संगठन, विकास और मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। अगर आपको बड़ी परिभाषा इसकी देनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सोशियस प्लस लॉगस। सोशियस का अर्थ है समाज और लॉगस का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र या फिर अध्ययन करना। तो समाज के बारे में अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है या शास्त्र है उसे ही हम समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहते हैं। अब समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? तो समाजशास्त्र की परिभाषा जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या फिर राजनीतिवेत्ताओं ने दिया है। तो पहली परिभाषा है उनमें से कि ऑगस्ट काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज के नियमों तथा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद है दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। फिर है मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण विश्लेषण करने वाला एक विज्ञान है। अब ये तो था कि समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की परिभाषा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो ये जो समाजशास्त्र की प्रकृति वाला क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति जब पूछेगा तो आप लिख देना कि समाजशास्त्र की प्रकृति निम्नलिखित होती है। उसके बाद पॉइंट वाइज करके लिखना कि ये एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, व्यवहार और समूहगत संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उसके बाद है यह एक अमूर्त विज्ञान है, यानी कि समाज की ठोस वस्तुओं की नहीं बल्कि संबंधों और व्यवहारों का व्याख्या करता है ये। तो आपको ये तो पता होगा कि मूर्त और अमूर्त किसे कहते हैं। तो अमूर्त उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। तो जो संबंध होते हैं और जो व्यवहार होते हैं उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते। तो इसीलिए बोला गया है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। उसके बाद आते हैं कि यह एक सामान्य विज्ञान है, यानी कि जो समाजशास्त्र है वो समाज में सभी प्रकार के समूहों और संस्थाओं का एक समान रूप से अध्ययन करता है। उसके बाद है कि यह एक मूल निरपेक्ष विज्ञान है, यानी कि समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण अपनाता है, यानी व्यक्तिगत भावनाओं से रहित अध्ययन करता है। उसके बाद है कि यह सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के सिद्धांत और नियमों को समझाने का कार्य करता है, यानी कि समाजशास्त्र जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उनके सिद्धांत और नियमों को समझाने का भी कार्य करता है। तो ये तो थी समाजशास्त्र की प्रकृति। अब आपका यूनिट नंबर फर्स्ट ख़त्म होता है। यूनिट नंबर फर्स्ट में बस इतना देखना था कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। अब आते हैं यूनिट नंबर सेकेंड में। यूनिट नंबर सेकेंड का नाम था कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में क्या अंतर है, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र क्या है, इनमें अंतर क्या है, समाजशास्त्र और इतिहास क्या है, इनमें संबंध और अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपके ज़्यादातर लॉन्ग में आते हैं या फिर शॉर्ट में आते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में क्या अंतर है।
तो समाजशास्त्र आधुनिक समाज, सामाजिक संस्थाओं और संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि मानवशास्त्र आदिम जनजाति और प्राचीन समाजों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र जो है वो आज के समाज, आज की संस्थाएं और समाज में लोगों के बीच में क्या संबंध है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है। जबकि मानवशास्त्र जो पिछले के लोग थे, पिछला जो समाज था और जो आज का समाज है, आज की जो जनजातियां हैं, इन दोनों चीज़ों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, वर्तमान सभ्य समाजों तक फैला होता है ये। और जो मानवशास्त्र का क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत एक सीमित होता है, जो मुख्यतः आदिम और जनजाति जीवन पर केंद्रित होता है। उसके बाद है कि अध्ययन की विधि क्या है। तो समाजशास्त्र के अध्ययन की विधि है सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं प्रायोगिक विधियां। और मानवशास्त्र का है, एक मिनट, हाँ, और मानवशास्त्र का है क्षेत्रीय अध्ययन, सहभाग, निरीक्षण। उसके बाद है मुख्य ध्यान क्या होता है, यानी कि जो मुख्य टारगेट होता है वो क्या है। तो समाजशास्त्र का मुख्य ध्यान होता है परिवार पर, शिक्षा पर, धर्म पर, राजनीति आदि पर। जो समाज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका ध्यान जो है समाजशास्त्र पर होता है। और मानवशास्त्र का क्या है कि ये मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, नस्ल क्या है, संस्कृति और विकास क्या है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रहता है मानवशास्त्र का। उसके बाद समाजशास्त्र की क्या प्रकृति है। तो समाज के वर्तमान रूप का ये अध्ययन करता है। और मानवशास्त्र क्या करता है, इसकी प्रकृति क्या है। तो समाज और संस्कृति के उद्भव व विकास का ये अध्ययन करता है। उसके बाद जब हमने अंतर समझ लिया तो अब हम संबंध देख लेते हैं। तो दोनों मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो समाजशास्त्र होता है वो आधुनिक समाज पर और मानवशास्त्र प्राचीन समाज पर ध्यान देता है, पर दोनों का केंद्र जो है मनुष्य और समाज ही है। उसके बाद है कि दोनों के अध्ययन का उद्देश्य समान है, यानी कि जो समाजशास्त्र है और मानवशास्त्र है, ये दोनों का जो अध्ययन है और जो उद्देश्य है वो समान ही होता है, समाज और संस्कृति को समझना। उसके बाद है कि दोनों की विधियां और सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आधुनिक समाजशास्त्र में और मानवीय क्षेत्र अध्ययन का प्रयोग बहुत किया जाता है। आज दोनों के क्षेत्र आपस में मिल गए हैं, यानी कि अब मानवशास्त्र आधुनिक समाजों का भी अध्ययन करता है और जो समाजशास्त्र है वो सांस्कृतिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और मानव के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि मानवशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, वितरण और उपभोग आदि का अध्ययन करता है। उसके बाद आता है कि मुख्य दृष्टिकोण क्या है। तो समाजशास्त्र का मुख्य दृष्टिकोण है कि मानव जीवन का अध्ययन करना, और अर्थशास्त्र का मुख्य दृष्टिकोण है आर्थिक दृष्टिकोण से मानव जीवन का अध्ययन करना। समाजशास्त्र की मुख्य इकाई होती है परिवार, समुदाय, वर्ग, संस्था आदि, और अर्थशास्त्र की मुख्य इकाई होती है कि उपभोक्ता, उत्पादक, बाजार आदि। समाजशास्त्र का उद्देश्य है कि समाज के संगठन और कार्य प्रणाली को समझना, लेकिन अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है संसाधनों के उपयोग और धन संपत्ति के वितरण को समझना। समाजशास्त्र की जो विधियां होती हैं वो है सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार आदि सामाजिक विधियां। और जो अर्थशास्त्र की विधियां होती हैं वो है सांख्यिकीय, गणितीय और आर्थिक विश्लेषण। समाजशास्त्र की प्रकृति है सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की प्रकृति है आर्थिक विज्ञान, यानी कि जब हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत होता है, और आर्थिक विज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है।
तो दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, यानी कि दोनों का अध्ययन केंद्र मानव ही है। समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टि से और अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टि से मानव जीवन को समझता है। उसके बाद है आर्थिक जीवन समाज का हिस्सा, यानी कि हर आर्थिक गतिविधि जैसे कि उत्पादन, व्यापार, श्रम, उपभोग आदि समाज में ही होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र एक भाग माना जा सकता है। उसके बाद है कि सामाजिक और आर्थिक कारक परस्पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि जो सामाजिक संरचना होती है जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग आदि, ये जो है आर्थिक अवसरों को प्रभावित करते हैं और आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा को। उसके बाद है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। समाज को पूर्ण रूप से समझने के लिए आर्थिक तथा सामाजिक दोनों पहलुओं का ज्ञान आवश्यक है। जैसे कि देखो कि अगर आपको अर्थशास्त्र जैसे कि आपको आर्थिक रूप से समाज को या फिर किसी देश को डेवलप करना है, तो उसको आप डेवलप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता रहेगा कि कौन कौन सी मतलब कितनी जनसंख्या है देश में और किस धर्म के लोग रहते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं और उन लोग में कैसे संबंध है। जब आप इन सब को अच्छे से जान लोगे तभी आप एक देश को विकसित कर सकते हो। तो इन सब का जो जैसे जनसंख्या का और लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र। और अर्थशास्त्र क्या करेगा कि इसे जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, यानी कि व्यापार कैसे कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना अर्थशास्त्र के समाजशास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं और बिना समाजशास्त्र के अर्थशास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और दोनों ही समाज का एक हिस्सा होते हैं। उसके बाद आता है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और समूहों का अध्ययन करता है, ये तो आपको पहले ही पता होगा। लेकिन राजनीति शास्त्र क्या करता है? ये राज्य, सरकार, शक्ति, अधिकार, शासन और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। और जो समाजशास्त्र का मुख्य दृष्टिकोण होता है वो है सामाजिक जीवन को समझने पर केंद्रित, और जो राजनीति शास्त्र का मुख्य दृष्टिकोण है वो है राजनीतिक जीवन और सत्ता के अध्ययन पर। और अध्ययन का क्षेत्र समाजशास्त्र का क्या है? परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ग, संस्कृति आदि। और राजनीति शास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र क्या है? राज्य, संविधान, राजनीतिक दल, चुनाव, नीति आदि। यानी कि राजनीति के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, राज्य, संविधान, राजनीतिक दल, चुनाव, नीति का। और समाजशास्त्र के अंतर्गत हम परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ग, संस्कृति का अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो मुख्य इकाई है समाजशास्त्र की वो है समाज और सामाजिक संगठन। और राजनीति शास्त्र की जो मुख्य इकाई है वो है राज्य और नागरिक। उसके बाद समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है वो है समाज के संगठन और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना। और राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य होता है कि शासन सत्ता और राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना। और समाजशास्त्र की जो विधियां हैं वो है सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, समाज का अध्ययन। और जो राजनीति शास्त्र की विधियां हैं वो हैं ऐतिहासिक, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक। और समाजशास्त्र की प्रकृति है व्यापक, ये राजनीति सहित पूरे समाज का अध्ययन करता है। और राजनीति शास्त्र की जो प्रकृति है वो सीमित होती है, यानी कि ये समाज के केवल राजनीतिक पक्षों का ही अध्ययन करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। तो दोनों मानव और समाज से संबंधित होते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र उस जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति समाज का एक अंग है, जैसे कि समाज के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती, और समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक आधार है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती हैं
और सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। उसके बाद है कि दोनों का उद्देश्य समाज की व्यवस्था और विकास को समझना है। उसके बाद हम देखेंगे कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन का विषय है कि समाज, सामाजिक संबंध और संस्था, और जो इतिहास का अध्ययन का विषय है वो है अतीत की घटनाएं, सभ्यताएं और मानव विकास की घटनाएं। यानी कि जो समाजशास्त्र है ये तो संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन जो इतिहास है वो हमारी पिछली घटनाओं का, सभ्यताओं का और मानव के विकास की घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी कि पिछले समय में कौन सी घटनाएं घटी हैं, कैसी सभ्यताएं थी और मानव किस प्रकार से अब विकास कर रहा है। यानी कि पहले की चीज़ों को और अब की चीज़ों को ये तुलना करता है और अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र का जो समय होता है ये वर्तमान समाज और सामान्य नियमों को समझने पर केंद्रित होता है, लेकिन इतिहास जो है वो भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं और व्यक्तियों पर केंद्रित होता है। यानी कि इतिहास जो है पिछली चीज़ों पर अध्ययन ज़्यादा करता है। और उद्देश्य, समाजशास्त्र का उद्देश्य है समाज की संरचना और कार्यप्रणाली को समझना, लेकिन इतिहास का उद्देश्य है अतीत की घटनाओं का वर्णन करना और विश्लेषण करना। समाजशास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण है वैज्ञानिक और तुलनात्मक, लेकिन जो इतिहास है वो वर्णनात्मक और कालानुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाता है। यानी कि जो है ये समाजशास्त्र क्या करता है कि तुलनात्मक, यानी कि तुलना करता है, या फिर जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं उन सब चीज़ों की दृष्टिकोण, उन सब चीज़ों को अपनाता है। लेकिन जो इतिहास है वो जैसे समय को, फिर कितना समय था उस समय जब घटनाएं घटी, कौन सा महीना था, कौन सा साल था, इन सब चीज़ों को एकदम घुस करके उसी में अध्ययन करता है। मतलब उसे एकदम डिटेल में जानकारी चाहिए होती है। जो इतिहास होता है वो पिछली की चीज़, जैसे देखो हम लोग यही देखते हैं ना कि उस समय युद्ध कब हुआ, तो कौन सी ईस्वी थी, कौन से उस समय राजा थे, फिर राजा जो है कैसे थे, उनका शासनकाल कितना था। तो ये है कि कालानुक्रम ये जो है पूरे समय का अध्ययन करता है और एकदम डिटेल में अध्ययन करता है इतिहास। और जो समाजशास्त्र की विधि है वो है सर्वेक्षण, सांख्यिकीय, विश्लेषण, अवलोकन आदि। और जो इतिहास की विधि होती है वो होती है ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख, पांडुलिपियाँ आदि। और जो प्रकृति है, समाजशास्त्र की प्रकृति होती है सामान्य विज्ञान, जो समाज के नियम को ढूंढता है। और इतिहास की जो प्रकृति है वो है विशिष्ट विज्ञान, जो विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का और इतिहास का क्या संबंध है। तो दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं, यानी कि इतिहास अतीत के समाज का और समाजशास्त्र वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। इतिहास समाजशास्त्र को पृष्ठभूमि देता है, यानी कि समाज की वर्तमान संरचनाओं को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक होता है। तो इसके कहने का ये मतलब है कि जब हम कोई भी चीज़ वर्तमान में आज करेंगे, आज अगर हम कोई भी चीज़ का बदलाव कर रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं कि विकास हुआ है, तो हमें पहले पिछली चीज़ों को देखना पड़ता है कि पिछली चीज़ें कैसी थी और क्या उस समय स्थिति थी। तो जब हम पिछली चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो उसी के माध्यम से आज सुधार करेंगे। तो इसके कहने का ये मतलब है कि इतिहास और समाजशास्त्र दोनों पृष्ठभूमि देते, यानी कि जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हम समाजशास्त्र पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है समाजशास्त्र इतिहास को सिद्धांत प्रदान करता है। इतिहास केवल घटनाएं बताता है, जबकि समाजशास्त्र उन्हें समझने के लिए सामाजिक सिद्धांत और विश्लेषण देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि बिना इतिहास के समाजशास्त्र अधूरा है और बिना समाजशास्त्र के इतिहास निरर्थक है। ठीक है। उसके बाद है कि समाज किसे कहते हैं। तो जब कई व्यक्ति मिलकर आपसी संबंध, नियम और परंपराओं के अनुसार एक साथ जीवन जीते हैं तो उसे समाज कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में
कई व्यक्ति आपस में मिलकर के एक साथ संबंध स्थापित करके नियम और परंपराओं के अनुसार आपस में रहते हैं और जीवन जीते हैं, तो उसे ही समाज कहते हैं। परिभाषा है मैक्स वेबर के अनुसार, समाज वो है जहाँ व्यक्ति एक दूसरे की क्रियाओं को समझकर कार्य करते हैं। गिडिक्स के अनुसार समाज वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आकर समान चेतना विकसित करते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज एक जाल है सामाजिक संबंधों का। तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, इसे मैकाइवर और पेज ने बोला है। आपके पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कौन से समाजशास्त्री ने बोला था? तो आंसर है मैकाइवर और पेज ने। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि समुदाय क्या है? तो जब कई व्यक्ति एक ही स्थान पर रहकर समान संस्कृति, परंपरा और उद्देश्य साझा करते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पे निवास करने वाले व्यक्ति जिनकी संस्कृति, परंपरा और उद्देश्य समान होते हैं उसे ही समुदाय कहा जाता है। इसकी परिभाषा है मैकाइवर और पेज के अनुसार, समुदाय वो समूह है जिसके सदस्य किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और समान जीवन का अनुभव करते हैं। उसके बाद है गिडिक्स, तो समुदाय वो सामाजिक समूह है जिसमें सदस्यता के बीच सह अस्तित्व और समान हित होते हैं। समुदाय की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और सामाजिक संबंधों की निकटता होती है, समान संस्कृति और परंपराएं होती हैं, एकता और सहयोग की भावना होती है और स्थायित्व होता है। उसके बाद आता है कि संघ। संघ किसे कहते हैं? तो जब कुछ व्यक्ति किसी खास काम या उद्देश्य जैसे कि शिक्षा, व्यापार, सेवा, धर्म या राजनीति के लिए मिलकर काम करते हैं तो उसे ही संघ कहा जाता है। जैसे कि व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति किसी खास काम के उद्देश्य से आपस में मिलकर के रहते हैं और कार्य करते हैं तो उसे ही संघ कहा जाता है। जैसे शिक्षक संघ, व्यापारी संघ, सेवा संघ, राजनीतिक संघ आदि। परिभाषा है मैकाइवर और पेज के अनुसार, संघ वह संगठन है जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। गिडिक्स के अनुसार संघ वह समूह है जिसमें लोग एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं। आकबर्न और निमकाफ के अनुसार संघ एक औपचारिक संगठन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गठित होता है। उसके बाद संघ की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे कि संघ का विशिष्ट उद्देश्य होता है कि हर संघ का एक निश्चित लक्ष्य होता है और इसमें पदाधिकारी, सदस्य और नियम निर्धारित होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से संघ में शामिल हो सकता है। संघ अपने नियमों के अनुसार चलता है। कुछ संघ अस्थायी और कुछ अस्थायी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं। तो जब कई व्यक्ति एक दूसरे के साथ संपर्क और संबंध बनाकर किसी साझा उद्देश्य से मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे सामाजिक समूह कहते हैं। अब जो आपका ये 3rd यूनिट है इसमें आपके छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं कि संघ किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, पशु संघ किसे कहते हैं या फिर संस्कृति किसे कहते हैं। तो ये सब जो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर के या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संघ किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं या फिर सामाजिक समूह किसे कहते हैं, पशु संघ किसे कहते हैं। और जो इस यूनिट से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि सामाजिक समूह और समिति में क्या अंतर है,
संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो इसीलिए आपकी जो परिभाषा थी ये मैंने छोटा छोटा बताया है, क्योंकि लगभग आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि समाज किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर इसीलिए छोटा सा है, और जो बड़े क्वेश्चन पूछे जाते अंतर वो अभी हम देखेंगे। तो टॉपिक क्या था कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं। तो जब कई व्यक्ति एक दूसरे के साथ संपर्क और संबंध बनाकर किसी साझा उद्देश्य से मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे ही सामाजिक समूह कहते हैं। परिभाषा है गिडिक्स के अनुसार, सामाजिक समूह वो समूह है जिसमें लोग समान चेतना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी सामाजिक संबंध में बंधे होते हैं। कोले के अनुसार सामाजिक समूह वह है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। उसके बाद आता है कि सामाजिक समूह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मैंने परिभाषा, अर्थ और विशेषताएं थोड़ा थोड़ा करके लिखवा दिया है, आप एक बार देख लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ किसे कहते हैं, फिर आप अपना सोच के लिख सकते हो। तो सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं कि दो या अधिक व्यक्ति, समूह में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, किसी साझा लक्ष्य या हित से जुड़े होते हैं और सहयोग और एकजुटता का भाव होता है उन सब में। समूह अपने सामाजिक मानदंडों से संचालित होता है। उसके बाद अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है, तो ये आपके ज़्यादातर लॉन्ग में या फिर शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे कि समाज और समुदाय में क्या अंतर है, समिति और संघ में क्या अंतर है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो उसे देख लेते हैं। तो समाज लोगों के सामाजिक संबंधों का एक समूह है, जबकि समुदाय वह समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रह करके समान संस्कृति साझा करते हैं। समाज का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जबकि समुदाय का क्षेत्र सीमित होता है। समाज का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, जबकि समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। संपर्क प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों हो सकते हैं समाज में, और समुदाय में संपर्क अधिकतर प्रत्यक्ष यानी कि सीधे होते हैं। समाज सामाजिक संबंध और परस्पर निर्भरता रखता है, और समुदाय में समान संस्कृति, परंपराओं और स्थान का आधार है। यानी कि समाज के अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों को देखते हैं और परस्पर निर्भरता होती है इसमें, और समुदाय के अंतर्गत समान संस्कृति होती है, समान परंपराएं होते हैं और एक निश्चित स्थान होता है। समाज अस्थायी और व्यापक संगठन है, जबकि समुदाय स्थानीय और सीमित रूप से अस्थायी होता है। भारतीय समाज, अमेरिकी समाज, वैश्विक समाज, ये सब जो है समाज के उदाहरण हैं। समुदाय का उदाहरण हो गया जैसे गांव, नगर, विद्यालय, जनजाति समुदाय। अब देखो जितने भी भारतीय लोग हैं, या फिर जैसे समझ लो एक इंडिया ले लो, और उसके अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं वो सारे जो है सब मिला करके समाज में आ गए। और समुदाय के अंतर्गत जैसे एक अलग अलग स्टेट को ले लो, तो जो स्टेट में अलग होंगे जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब की अलग अलग संस्कृति होंगी, अलग अलग रीति रिवाज होंगे और अलग अलग भाषा होगी। तो ये सब उदाहरण हो गए समुदाय के। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल ये भी बताए हैं कि जैसे भारतीय समाज, अमेरिकी समाज, वैश्विक समाज, ये उदाहरण है समाज के, और समुदाय के उदाहरण है गांव, नगर, विद्यालय, जनजाति समुदाय। ठीक है। उसके बाद आता है कि परिवार क्या है। परिवार की परिभाषा क्या है। तो परिवार वो सामाजिक इकाई है जिसमें पति पत्नी, बच्चे और अन्य रिश्तेदार एक साथ रहकर आपसी प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारी निभाते हैं। परिभाषा है कि मैकाइवर और पेज के अनुसार
परिवार वो समूह है जो विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने से जुड़े लोगों से मिलकर के बना होता है। मडार के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है जिसमें वयस्क, दोनों लिंगों के सदस्य और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, भोजन करते हैं और आर्थिक जीवन साझा करते हैं। गिलीन और गिलीन के अनुसार परिवार वह समाज समूह है जो वैवाहिक संबंधों और रक्त संबंधों से बंधा होता है तथा सामाजिक जीवन का मूल आधार बनता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि विवाह क्या है और विवाह की परिभाषा। तो विवाह एक ऐसा सामाजिक और धार्मिक संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री को परिवार बनाने, साथ रहने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति समाज द्वारा दी जाती है। परिभाषा है इसका वेस्टमॉर के अनुसार विवाह वह संबंध है जो पुरुष और स्त्री के बीच समाज द्वारा मान्य यौन संबंध स्थापित करता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है गिलीन और गिलीन के अनुसार विवाह वो सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई पारिवारिक इकाई का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिश्तेदारी से आप क्या समझते हैं। तो रिश्तेदारी वह सामाजिक संबंध है जो रक्त संबंध, विवाह या दंतक के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। उदाहरण के रूप में ले लो, जैसे रक्त संबंध से पिता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, और विवाह से जैसे कि पति पत्नी, सास बहू, देवर भाभी, दंतक से गोद लिया हुआ बच्चा और माता पिता। यानी रिश्तेदारी जो है रक्त संबंध से भी जुड़ती है, विवाह से जुड़ती है और दंतक से जुड़ती है। रक्त संबंध से ऐसे जुड़ती है जैसे पिता का रिश्ता पुत्र से, पुत्र का रिश्ता पिता से, फिर माता का रिश्ता पुत्री से और पुत्री का रिश्ता माता से, फिर भाई बहन का एक रिश्ता हो गया। और विवाह के माध्यम से रिश्ते जुड़ते हैं जैसे पति पत्नी का रिश्ता, फिर जो पति के घर के लोग होंगे और पत्नी के घर के लोग होंगे उनके बीच आपसी रिश्ता। ठीक है। उसके बाद परिभाषा आती है शिक्षा। शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, कौशल, व्यवहार, मूल्य और संस्कृति सीखता है तथा समाज में सही ढंग से जीवन जीना सीखता है। परिभाषा है जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है। दुर्खिम के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपनी संस्कृति और परंपराएं नई पीढ़ी को देता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास, समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, रोजगार और जीवन के लिए तैयारी, अच्छे नागरिक का निर्माण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो धर्म वो विश्वास और आस्था है जो मनुष्य को ईश्वर, आत्मा और नैतिक मूल्यों से जोड़ती है तथा उसे अच्छा आचरण करने की प्रेरणा देती है। धर्म मनुष्य के आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन को दिशा देता है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा लॉन्ग या शॉर्ट में कि संस्कृति क्या है। ठीक है। तो संस्कृति वो होती है जो किसी समाज के जीवन जीने के तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, कला, साहित्य, धर्म, विचार, नैतिक मूल्यों को प्रकट करती है। परिभाषा है कि संस्कृति समाज का वह पहलू है। मैकाइवर के अनुसार संस्कृति समाज का वो पहलू है जो उसके जीवन के तरीकों को प्रकट करती है। यानी कि संस्कृति वो होती है जो समाज में जीवन जीने के तरीकों को बताती है। जैसे संस्कृति के अंतर आ गए मनुष्य के रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा कैसी है, कला, साहित्य, धर्म, विचार, नैतिक मूल्य, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यही संस्कृति को प्रकट करती हैं कि जैसे हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी परंपराएं कैसी हैं, हमारे यहाँ कैसे रीति रिवाज मनाए जाते हैं, हमारे समाज के लोगों में किस प्रकार की भाषा बोली जाती, कौन सी कला का प्रदर्शन किया जाता है,
हम किस धर्म के लोग हैं, किस धर्म को और किस विचार को फॉलो किया जाता है, यही सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति की विशेषताएं हो गई, जैसे मनुष्य की रचना। संस्कृति मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, यह प्रकृति से नहीं मिलती और ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है, कोई जन्म से नहीं सीखता। ये समाज में रहकर ही सीखी और अपनाई जाती है। समय के साथ संस्कृति में बदलाव आते रहते हैं और ये सही और गलत का ज्ञान भी देती है। संस्कृति विरासत के रूप में आगे बढ़ती रहती है और ये लोगों को जोड़ती है और एक नई पहचान देती है। ये थी इसकी विशेषता। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत आता है शॉर्ट और लॉन्ग में कि सभ्यता क्या है, सभ्यता को परिभाषित कीजिए। तो सभ्यता वो होती है जो मनुष्य के भौतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को दिखाती है और ये बताती है कि इंसान ने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए कितनी प्रगति की है। यानी कि सरल शब्दों में बोले तो मनुष्य द्वारा जीवन को आरामदायक और व्यवस्थित बनाने के लिए किए गए भौतिक विकास को ही सभ्यता कहते हैं। उसके बाद परिभाषा है सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार सभ्यता मानव समाज की सबसे ऊंची सांस्कृतिक इकाई है। सभ्यता की विशेषता है कि जैसे भौतिक उन्नति पर आधारित होती है, ये आराम और सुविधा को बढ़ाती है, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी होती है। संस्कृति की बाहरी रूप होती है, समाज को व्यवस्थित बनाती है। ठीक है, तो सभ्यता का अर्थ आप लोग समझे कि जैसे जो नई नई तकनीकी आ रही है, विकास के माध्यम कौन कौन से हैं, और ये जो है सभ्यता है ये भौतिक चीज़ों से जुड़ी होती है और ये मनुष्य को अग्रसर करती है तकनीकी विकासशील रास्तों पर। मतलब इसके अंतर्गत मनुष्य ये सोचता है कि हम कैसे विकास कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को आरामदायक और व्यवस्थित बना सकते हैं। ठीक है, अब संस्कृति और सभ्यता में अंतर देख लेते हैं। तो संस्कृति मनुष्य के विचारों, मूल्यों, परंपराओं और व्यवहारों का संग्रह होता है, जबकि सभ्यता मनुष्य के भौतिक विकास और सुविधाओं का परिणाम होता है। संस्कृति की प्रकृति जो है आंतरिक, यानी कि संस्कृति के अंतर्गत आंतरिक चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे मनुष्य के मन, सोच और विचार। और सभ्यता क्या होता है, ये बाहरी चीज़ों से जुड़ा होता है, जैसे कि साधनों से, तकनीकी और भौतिक उन्नतियों से। संस्कृति का मुख्य तत्व होता है नैतिकता, धर्म, कला, भाषा, रीति रिवाज। और सभ्यता का मुख्य तत्व होता है विज्ञान, तकनीकी, भवन, वस्त्र, परिवहन आदि। संस्कृति का माप चरित्र और विचारों से होता है, जबकि सभ्यता का माप भौतिक सुख सुविधाओं से होता है। संस्कृति अस्थायी होती है, समय के साथ विकसित होती है, जबकि सभ्यता परिवर्तनशील होती है, समय के साथ बदलती रहती है। संस्कृति मानसिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी होती है, जबकि सभ्यता भौतिक और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट आपका। इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सहयोग क्या है। वैसे तो ये बहुत कम आते हैं कि सहयोग इस यूनिट से क्वेश्चन, बट आप फिर भी एक बार देख लो कि सहयोग का अर्थ क्या है। एक साथ मिलकर के काम करना। जब लोग किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसे ही सहयोग कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे परिवार के सदस्य घर का काम मिलकर करते हैं, विद्यार्थी समूह में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सहयोग की विशेषताएं हैं जैसे कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, इसमें मिलजुल कर काम किया जाता है, इससे समाज में एकता और प्रेम बढ़ता है। और उसके बाद संघर्ष क्या है, तो संघर्ष का अर्थ होता है विरोध या टकराव। जब दो व्यक्ति या समूह के हित, विचार या उद्देश्य आपस में टकराते हैं तो संघर्ष होता है। उदाहरण के रूप में दो राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा, मजदूर और मालिक के बीच वेतन को लेकर के विवाद होता है, बच्चों में खिलौना छीनने को लेकर के झगड़ा होता है। तो जो विरोध और टकराव की भावना होती है व्यक्तियों में, उसे ही संघर्ष कहा जाता है।
संघर्ष की विशेषताएं हो गई, जैसे कि इसमें विरोध और असहमति होती है, ये सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। संघर्ष कभी कभी समाज में सुधार भी लाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा क्या है। तो प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक ही लक्ष्य या लाभ को पाने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में एक ही चीज़ को पाने की अभिलाषा होती है और वो उस चीज़ को पाने की बेहद कोशिश करते हैं तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में विद्यार्थी हो गए, वो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। व्यापारी ज़्यादा ग्राहक पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि आकलन क्या है। आकलन का मतलब होता है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का मूल या स्तर जानना, अर्थात किसी चीज़ की जांच, मूल्यांकन या मापन करना। उदाहरण के तौर पे जैसे शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन परीक्षा से करते हैं कि आपने परीक्षा किस ढंग से दी है, तो उन्हें ये पता चलता है कि हाँ ये लड़का पढ़ा लिखा है, पढ़ता है, क्लास में मस्ती नहीं करता। उसके बाद सरकार किसी योजना की सफलता का आकलन करती है। मतलब जांच और मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी चीज़ के बारे में पता करना या जानकारी एकत्रित करना ही आकलन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एकीकरण क्या है। तो एकीकरण का अर्थ है कई भागों को मिलाकर एक बनाना। जब अलग अलग तत्व या समूह एकजुट होकर के एक रूप धारण करते हैं तो उसे ही एकीकरण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में भारत का राष्ट्रीय एकीकरण, जैसे कि सभी राज्यों और भाषाओं का एक भारत है। समाज में विभिन्न वर्गों का एक साथ रहना एकीकरण का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्थिति क्या है। तो समाज में किसी व्यक्ति का स्थान या दर्जा ही तो स्थिति है। यानी व्यक्ति समाज में कहाँ खड़ा है, उसका क्या महत्व है या मान सम्मान क्या है, यही उसकी स्थिति होती है। उदाहरण के रूप में जैसे पिता, शिक्षक, डॉक्टर, प्रधान, ये सभी समाज में अलग अलग स्थितियां हैं। किसी का अमीर या किसी का गरीब होना भी उसकी सामाजिक स्थिति बताता है। उसके बाद भूमिका क्या है। तो भूमिका का अर्थ है किसी स्थिति से जुड़ा हुआ आचरण या कार्य। यानी व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार जो कार्य या व्यवहार करता है वही उसकी भूमिका होती है। उदाहरण के रूप में जैसे शिक्षक की भूमिका है पढ़ाना, माता पिता की भूमिका है बच्चों का देखभाल करना। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। ये तो 100% है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, भले ही और करके आए कि आपको इसमें से 5 क्वेश्चन लिखने, 5 नहीं, बट हाँ ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। तो हर समाज में लोगों के बीच कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, कोई शिक्षित होता है तो कोई अशिक्षित होता है। और इन्हीं असमानताओं के आधार पर जब समाज को विभिन्न स्तरों या श्रेणियों में बांटा जाता है तो उसे ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। परिभाषा है जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों और समूहों की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें उन्हें ऊंच नीच के स्तर पर रखा जाता है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज के उन लोगों का वर्गीकरण है जो एक दूसरे के ऊपर या नीचे किसी क्रम में स्थित होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार। तो समाज में लोगों को अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग, शिक्षा, पेशा, धर्म आदि। जैसे कि देखो, जातिगत आधार पर बांटे जाते हैं कि जन्म के आधार पर इन्हें बांटा जाता है जो जातिगत होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि। तो जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा वो क्षत्रिय होगा।
तो ये हो गया कि जातिगत के आधार पर बांटा जाना। और उसके बाद वर्गीय, तो वर्गीय के अंतर्गत आता है कि धन और पेशे के आधार पर लोगों को बांटना। जैसे कि ये अमीर वर्ग में आ गया, तो ये गरीब है तो ये गरीब वर्ग में आ गया। उसके बाद लिंग के आधार पर बांटना, तो जैसे कि पुरुष और महिला, पुरुष प्रधान समाज या फिर महिला प्रधान समाज। आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटना, जैसे कि संपत्ति के आधार पर बांटना, अमीरी और गरीबी उदाहरण है इसका। और राजनीतिक के आधार पर, मतलब इसमें सत्ता के आधार पर विभाजित करना लोगों को, जैसे नेता हो गए, जनता हो गई। और धार्मिक, इसमें धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, जैसे पुजारी और अनुयायी। उसके बाद इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो असमानता का द्योतक। समाज में लोगों की स्थिति समान नहीं होती, यह हर समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कई बार व्यक्ति अपनी स्थिति जन्म से पाता है, जैसे कि जाति यह समाज में एक व्यवस्था बना करके रखती है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। तो ये थी विशेषता सामाजिक स्तरीकरण की। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन की सामाजिक गतिशीलता क्या है। तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह के अपनी सामाजिक स्थिति को बदलना या अपने आवागमन करना, उसमें आवागमन करना, यानी कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऊपर या नीचे की स्थिति प्राप्त कर सकता है। परिभाषा होगी जैसे कि P.A. सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह सामाजिक स्थिति में ऊपर या नीचे जाता रहता है। विलियम्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने सामाजिक स्थान को बदलता है तो उसे ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। प्रकार है इसका 5 या 4 प्रकार बताए गए हैं। ऊर्ध्व गतिशीलता, ये है पहला। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की स्थिति में पहुंचता है तो उसे ही ऊर्ध्व गतिशीलता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले लो कि किसी किसान का बेटा अगर डॉक्टर बन जाए, तो किसान तो गरीब था, अब उसका बेटा डॉक्टर बन गया, तो यानी कि उसने गति की है, विकास किया है। तो ये हो गया ऊर्ध्व गतिशीलता। अधो गतिशीलता होता है कि जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की स्थिति में गिरता है। उदाहरण के रूप में जैसे किसी व्यापारी का दिवालिया होना, यानी कि व्यापारी की हानि हो जाना। उसके बाद है तीसरा की आंतरिक गतिशीलता, जब एक ही व्यक्ति के जीवन में स्थिति बदलती है। जैसे मजदूर का मालिक बन जाना, यानी कि जो आदमी मजदूरी कर रहा है वही मालिक बन जाए, तो उसे ही बोलते हैं आंतरिक गतिविधि। पीढ़ीगत गतिशीलता, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिति बदलती है। जैसे पिता किसान था तो बेटा इंजीनियर हो गया। यानी कि गतिशीलता का अर्थ हुआ कि अपने जीवन में या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन में विकास करना या विकास के मार्ग पर चलना ही सामाजिक गतिशीलता है। अब इसमें बोला गया कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो समाज की स्थिति को बदलना या फिर उसे विकास के मार्ग पर चलना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। तो आपकी यूनिट वाइज मैंने आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए जितने भी इम्पॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट होगा या आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके ले लेना, ठीक है।